हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का टॉपिक है टैक्स कॉम्प्लायंस मैटर्स। ठीक है, ये आपके यूनिट 5 का 4th टॉपिक है। टैक्स कॉम्प्लायंस मैटर का मतलब होता है जो टैक्स के लिए नियम कानून लगते हैं या जो फॉलो होते हैं। ठीक है, या फिर सिंपल से कहें तो टैक्स के लिए जो कानूनी नियम्स जो अथॉरिटीज़ बनाई गई है उनका पालन करना, उनको फॉलो करना ही क्या है, टैक्स कॉम्प्लायंस मैटर कहलाता है। तो फर्स्ट इसमें हम देखेंगे जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, कर अनुपालन। ठीक है, टैक्स कॉम्प्लायंस मैटर को हिंदी में कहते हैं कर अनुपालन, या फिर सिंपल सा बोले तो जो टैक्स के लिए जो भी रूल्स जो अथॉरिटीज़ बना गई है उनका पालन करना, उनका अनुपालन करना ही क्या है, टैक्स कॉम्प्लायंस मैटर कहलाता है। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे कि टैक्स कॉम्प्लायंस मैटर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है। Tax compliance matter refer to the obligations and responsibility of taxpayer to comply with the provision of tax law and by filing returns, paying and taxes, maintaining records and following prescripted procedures। ठीक है, मतलब जो कर अनुपालन है टैक्स कॉम्प्लायंस मैटर है। मतलब क्या हो रहा है इसका, टैक्स कॉम्प्लायंस मैटर का मतलब होता है जो टैक्स के लिए नियम लगते हैं, जो कानून लगते हैं। ठीक है, या फिर उसको फॉलो जो नियम कानून उसमें या जो अथॉरिटीज़ के लिए बनाई गई है उनको क्या करना, पालन करना। तो क्या है, कर अनुपालन विषय से यह आशय है कि या उन दायित्व है कि वो दायित्व और जिम्मेदारियाँ, ठीक है, कर अनुपालन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा विषय है इसमें क्या कहा गया है जो टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फिर उसका जो दायित्व होते हैं उनका क्या करना, पालन करना। ठीक है, जिनके अंतर्गत क्या क्या आता है, जिनके अंतर्गत करदाता को मतलब जो टैक्स देता है, ठीक है, जैसे कि एक इंसान हो गया उसके क्या लग रहा है, इनकम पे कोई टैक्स लग रहा है, मतलब क्या हो गया, वो इनकम टैक्स हो गया। वो क्या हो गया, वो व्यक्ति जो इनकम टैक्स दे रहा है वो क्या है, एक करदाता है। ठीक है, करदाता को कर कानून के प्रावधानों का पालन करना होता है, जैसे कर का भुगतान, विवरणी दाखिल करना, अभिलेख रखना एवं नियमों का पालन करना। ठीक है, जैसे क्या हो गया, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये क्या है, करदाता है। ठीक है, ये क्या है, करदाता है, क्योंकि ये कर दे रहा है, टैक्स दे रहा है, इसकी इनकम पे टैक्स लग रहा है तो क्या भर रहा है, ये इनकम टैक्स भर रहा है। अब ये इनकम टैक्स अगर भरता है मतलब ये करदाता है, और करदाता क्या करेगा, जो टैक्स पे जो भी नियम कानून है या उसके जो भी कहना चाहिए प्रावधान है उनको क्या करेगा, पालन करेगा। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे कि टैक्स का पालन करना मतलब टैक्स का भुगतान करना, उसकी जो भी दस्तावेज है मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको भरना, उसको फिल करना। ठीक है, जो अभिलेख होते हैं उसको रखना और जो भी नियम कानून उसके लिए होते हैं उसका पालन करना। ये सारी चीज़ें कौन करेगा, वो करदाता करेगा जो क्या कर रहा है, इनकम टैक्स भर रहा है। ठीक है, अब वो इनकम जो टैक्स भर रहा है, अब वो उसका इनकम टैक्स हो, एक्सपेंस टैक्स हो, ठीक है, कोई मकान का टैक्स हो, कोई जीएसटी हो, वो कोई भी टैक्स भर रहा हो, पर उसे क्या करना है, उससे उस टैक्स के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स आ रहे हैं, जो भी कानून है, जो भी अथॉरिटी उसके लिए बनाई गई है उनको क्या करना है, फॉलो करना है। अब ठीक है कि उसमें इतना समझ में आ रहा है हमें कि जो व्यक्ति है जो करदाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, वो नियम वो कानून सब मान रहा है, बट इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, वो करदाता क्या क्या चीज़ें फॉलो करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे टैक्स कॉम्प्लायंस मैटर में क्या क्या शामिल होता है। जो क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 मतलब 1961 के अकॉर्डिंग जो हमने देखा था इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर या फिर इंडियन डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, उसको मैंने आपको बताया था कि अधिनियम 1916 मतलब 1961 के अकॉर्डिंग जो सेक्शन थी 116 उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, सारे जो भी टैक्स से रिलेटेड नियम कानून थे, ठीक है, जो इंडियन टैक्स या इंडियन डायरेक्ट टैक्स के जो भी कहना चाहिए प्रावधान थे, जो भी नियम थे वो किसमें आ रहे थे, अधिनियम 1961 की धारा 116 के अंतर्गत आ रहे थे। तो वही चीज़ हम देखेंगे कि जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी धाराएं थी या उसके अंतर्गत जो भी प्रावधान थे उसमें क्या क्या शामिल है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्या है, पेन।
परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, ठीक है। जो अधिनियम 1961 है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जो भी डायरेक्ट टैक्स है उसका अधिनियम 1960 मतलब कहना चाहिए 1961 के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, इसके सारे नियम कानून और या जो भी अथॉरिटीज थी वो फॉलो हो रही थी। बट एक चीज़ में क्या अलग है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 था, बट इसमें धारा कौन सी लग रही थी, 116 लग रही थी। और जो टैक्स कॉम्प्रिहेंशन मैटर है, मतलब जो नियम कानून है जिसको फॉलो करने हैं या इसका पालन करना है, वो किन धारा में आती है, उसकी धाराएं अलग अलग है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें है पेन, परमानेंट अकाउंट नंबर, वो किस में आता है, सेक्शन 139 या 139A के अकॉर्डिंग आता है। इसमें क्या होता है, एवरी पर्सन हुज इनकम इन टैक्सेबल इन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ परमानेंट अकाउंट नंबर। जिस व्यक्ति की आय पर क्या है, कर यह है, ठीक है। जिस भी व्यक्ति की आय पर क्या लग रहा है, कर लग रहा है, मतलब जो भी व्यक्ति जॉब कर रहा है, ठीक है, उसकी जहाँ से इनकम आ रही है उसकी इनकम पर भी जो क्या क्या लग रहा है, कर लग रहा है, ठीक है। मतलब क्या है व्यक्ति, वो व्यक्ति कर योग्य है, ठीक है। अगर वह व्यक्ति कर योग्य है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए स्थायी खाता संख्या मतलब जो पेन नंबर होता है उसको प्राप्त करना क्या अनिवार्य है। ये किस में बताया गया है, इनकम टैक्स एक्ट 1960 की धारा 139A, जिसमें क्या है, कहना चाहिए क्या आता है, परमानेंट अकाउंट नंबर आता है। उसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति या फिर जिस भी व्यक्ति की आय कर के योग्य है उस व्यक्ति को क्या करना है, उसके लिए स्थायी खाता संख्या या पैन नंबर प्राप्त करना क्या है, अनिवार्य है। किस धारा में बताया गया है, 139A में बताया गया है, ठीक है। मतलब अगर वो कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार स्टार्ट कर रहा है, कुछ भी करे, उससे पहले पैन नंबर या पैन कार्ड बनाना पड़ेगा। फिर सेकंड है फिलिंग ऑफ ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। ये आता है आपकी सेक्शन 139(1) के अकॉर्डिंग। इसमें कहा गया है कि एवरी पर्सन हुज इनकम एक्साइडेड द बेसिक एक्सपेंशन लिमिटेड मस्ट फाइल एन इनकम टैक्स ऑफ रिटर्न। जिस व्यक्ति की आय, मतलब जो व्यक्ति है उसकी आय, जैसे कि मान लो अगर ये व्यक्ति है वो जॉब कर रहा है या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो इनकम आएगी, जिस व्यक्ति की आय मूल्य कर मुक्त सीमा से अधिक है, मतलब जो उसका कर है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, पहले चुका रहा था उससे अब क्या है, वो अधिक है, उसकी सीमा क्या अधिक है, उसे क्या करना है, उसे आयकर विवरणी दाखिल करनी होती है। मतलब उसे क्या करना पड़ेगा, एक डेट होती है, उस डेट के अकॉर्डिंग उसे जो भी आयकर मतलब जो भी इनकम टैक्स की जो भी कहना चाहिए इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या करना है, उसको अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन को ऐड करना है। उसके डेट होती है 31 जुलाई, ठीक है, मतलब 31 जुलाई तक ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरना ही पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, उसकी जो कर युक्त जो सीमा है, जो पहले क्या थी, कम थी, अब क्या हो गई, ज़्यादा हो गई है, उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 31 जुलाई तक ऑनलाइन जो भी आयकर रिटर्न होता है उसे भरना पड़ेगा। ये आपका बताया गया है सेक्शन 139(1) में। फिर है थर्ड इसमें बिलेटेड रिटर्न, विलंबित विवरणी, वो बताया गया आपका सेक्शन 139(4) में। इसमें कहा गया है कि अ रिटर्न फील्ड आफ्टर द ड्यू डेट्स इन कॉल्ड बिलेटेड रिटर्न। निर्धारित तिथि के बाद दाखिल की गई आयकर विवरणी को विलंबित विवरणी कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि आपकी डेट क्या थी, 31 जुलाई थी, और 31 जुलाई तक आपने क्या किया, वो फॉर्म फिल नहीं किया, ठीक है, मतलब आपने जो भी विवरण दिया गया था वो सीट को कंप्लीट नहीं किया है, तो उसमें उसे क्या कहा जाता है, विलंबित विवरणी किया जाता है। मतलब जो 31 जुलाई डेट थी उसके बाद जो भी रिटर्न दाखिल करवाया जाएगा वो कहलाएगा आपका बिलेटेड रिटर्न। फिर है रिवाइज्ड रिटर्न, संशोधित विवरणी, वो आपकी सेक्शन 139(5) में आता है। उसमें कहा गया है कि अ रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड इफ एनी मिस्टेक फॉर ओमिशन ऑफ डिकवर्ड। यदि विवरण में, ठीक है, जो भी आपने क्या किया, इन्फॉर्मेशन फिल किया है, आपका जो भी विवरण दर्ज है उसमें कोई गलती हो जाए, ठीक है, आपने उसकी डेट क्या थी, 31 जुलाई, 31 जुलाई के पहले सारी चीज़ें क्या करना था, कम करना, उस पर काम करना था। अगर वो 31 जुलाई तक कंप्लीट नहीं हुआ उसके बाद होता है तो क्या था,
रिलेटेड था, बट इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि आपका जो भी विवरण दिया गया है, मतलब आपकी जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर दी गई है, उसमें कोई गलती हो जाए तो संशोधित विवरणी दाखिल की जा सकती है। गलत आय दिखने पर क्या होगा, उसका संशोधित रिटर्न फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 139(5) के अकॉर्डिंग। फिर है एडवांस टैक्स, अग्रिम कर, जो आपके सेक्शन 208 में आता है। एडवांस टैक्स इज द पेबल इफ द टैक्स लिएबिलिटी एक्सेस द प्रीकेबल लिमिटेड या लिमिट्स, ठीक है। यदि कर देता, जो भी कर देता है, ठीक है, वो कर देता कहलाता है। यदि कर देता निर्धारित सीमा से क्या हो, अधिक हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया उसकी कर सीमा क्या थी, कम थी, बट अब क्या हो गई, उसकी कर सीमा अधिक हो गई है, ठीक है। अब कर सीमा अधिक हो गई है तो अग्रिम कर का भुगतान करना क्या होगा, अधिक होगा। उसकी पहले टैक्स कम जा रहा था, अब क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जितना पहले टैक्स वो दे रहा था अभी भी उतना ही देगा, नहीं। उसका जितना टैक्स बढ़ा है उसके हिसाब से उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। वो किस में कहा गया है, इनकम टैक्स सेक्शन 208 के अकॉर्डिंग कहा गया है। मतलब व्यापार से आय होने पर वर्ष के दौरान क्या करना, अपनी कर को या अपने टैक्स को जमा करना। फिर है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, मतलब स्वनिर्धारण कर, जो सेक्शन 140A में आता है। टैक्स पेड बाय द असेस बिफोर फिलिंग रिटर्न इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। रिटर्न दाखिल करने से पहले करदाता द्वारा स्वयं किया गया कर भुगतान कर स्वयं निर्धारण कर कहलाता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो भी आपका इनकम था, आपकी जो भी इनकम टैक्स था, आपने क्या किया, आपने पहले ही जमा कर दिया। मतलब रिटर्न भरने से पहले आपने क्या कर दिया, शेष राशि जमा कर दिया। ठीक है, आपका जो आया, आपकी जो इनकम आई, उस पर जो टैक्स लगा, आपने क्या किया, उसके रिटर्न होने से पहले आपने टैक्स क्या कर दिया, पहले ही भर दिया। वो किस में आता है, सेक्शन 140A में आता है। ठीक है, मतलब स्वयं निर्धारण कर। फिर है TDS, टैक्स डिडक्टेड ऑफ एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यह आता है आपका सेक्शन 192, 195, मतलब 192 से लेकर 195 तक की जो सेक्शंस होती है उसमें क्या आता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये क्या होता है, टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स विल मेकिंग स्पेसिफाइड पेमेंट्स। निर्धारित भुगतानों पर स्रोत पर कर काटना स्रोत पर कर कटौती कहलाता है। ठीक है, देखो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब जो आपकी कर है उसमें क्या करना, कटौती करना। ये क्या कहलाता है, जो निर्धारित भुगतान था आपका। ठीक है, आपका जो कहना चाहिए कंटिन्यूअस, या आपका जो कहना चाहिए जो स्टेबल आपका कहना चाहिए जो पेमेंट था या जो भुगतान था, उसको क्या करना, भुगतानों पर स्रोत पर कर काटना स्रोत पर कर कटौती कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कोई कर्मचारी, कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, उसमें क्या करना, उसका जो वेतन है, मतलब उसकी जो सैलरी है, ठीक है, उसकी सैलरी पर क्या करना, उसकी सैलरी पर TDS काटना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक, मतलब देखो टैक्स तो कटेगा ही ऑलरेडी, उस पर भी क्या करना, टैक्स के बाद भी TDS काटना, वो कहलाता है, कहना चाहिए वो कहलाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। फिर है फिलिंग ऑफ TDS रिटर्न, सेक्शन 203, मतलब 200 के अंडर आता है थर्ड। आपके सेक्शन 200 है, उसमें जैसे 1 आ गया, 2 हो गया और 3 आ गया। ठीक है, 3 के अकॉर्डिंग क्या आता है, द डिडक्टर मस्ट फाइल TDS रिटर्न आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स। TDS काटने के बाद उसकी विवरण दाखिल करना अनिवार्य है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये एक एम्प्लॉय था, आपने क्या किया, किसी भी एम्प्लॉय के अकाउंट सैलरी से या वेतन से TDS काटना। ठीक है, ये अलग उसमें था, मतलब अलग कहना चाहिए सेक्शन में था। अब क्या हो गया, 192, 195, ठीक है, मतलब
सेक्शन 192 से लेकर सेक्शन 195 के अंदर क्या आ रहा था कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एम्प्लॉय के वेतन से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, मतलब टैक्स रिडक्शन एट सोर्स, मतलब क्या कर सकते हैं, टीडीएस काट सकते हैं। ठीक है, अब इस सेक्शन में क्या कहा गया है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग टीडीएस काटने के बाद उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है दाखिल करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। वो किस सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 200C के अकॉर्डिंग या सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कहा गया है। ठीक है, मतलब कंपनी द्वारा क्या करना, क्वार्टरली फॉर्म में टीडीएस फॉर्म को भरना, ये भी क्या हो गया, ये भी सेक्शन आपके 200C के अकॉर्डिंग आएगा। फिर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेखा पुस्तकों का रख रखाव, यह आपका आएगा सेक्शन 44A(1) में। इसमें कहा गया है कि सर्टेन पर्सन आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रिस्क्राइबल बुक ऑफ अकाउंट्स, कुछ करदाताओं के लिए निर्धारित लेखा पुस्तकों का रख रखाव करना आवश्यक है। ठीक है, मतलब जो कुछ करदाता होते हैं, मतलब जो इनकम भरते हैं, ये मतलब टैक्स भरते हैं अपनी इनकम पर, उस कुछ करदाताओं के लिए निर्धारित लेखा पुस्तकों का रख रखाव करना अनिवार्य होता है, किसमें, सेक्शन 44A के अकॉर्डिंग। फिर है टैक्स ऑडिट, कर लेखा परीक्षण, वो आता है 44AB के अकॉर्डिंग। इसमें कहा गया है कि टैक्स ऑडिट इज अ कंपल्सरी इफ टर्नओवर एक्सीडेड प्रिस्क्रिबल लिमिट्स, निर्धारित सीमा से अधिक कारोबार होने पर कर लेखा परीक्षण करना अनिवार्य होता है। अगर आपका जो कहना चाहिए, आपको कहा गया है कि आप इस सीमा के अंदर ही क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, और उस सीमा से बाहर आपका बिजनेस जाता है, आपका व्यवसाय जाता है, आपका कारोबार जाता है, तो क्या होगा, उस कारोबार अधिक होने पर लेखा परीक्षण करना अनिवार्य होता है, सेक्शन 44AB के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर है सेक्शन 142A(1) और 143B(2), इसमें आता है कॉम्प्लियंस टू नोटिस, मतलब जो भी नोटिस है उसको क्या करना, उसका पालन करना। किसमें आता है, 142(1) में और 143(2) में। इसमें कहा गया है कि असेस मस्ट कंप्ली विथ नोटिस इशू बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस का पालन कर अनुपालन है। मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है उसका पालन करना ही क्या कहलाता है, कर अनुपालन कहलाता है। ठीक है, वो किस सेक्शन में बताया गया, 142(1) में और 142(2) में। फिर है इंटरेस्ट ऑफ पेनाल्टी, ब्याज और क्या करना, जुर्माना, सेक्शन 234A, 234B, 234C और 270A। इन सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, आप कर नियमों का पालन न करने पर उन करदाताओं को क्या कर सकते हैं, जुर्माना या ब्याज लगवा सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी आर लिवाइड फॉर नॉन कॉम्प्लायंस विथ टैक्स प्रोविजन, कर नियमों का पालन न करने पर ब्याज और जुर्माना लगाया जा सकता है। ये किस सेक्शन में आता है, सेक्शन 234A, 234B, 234C और 270A के अकॉर्डिंग अगर कोई भी करदाता नियम कानून का पालन नहीं करता तो उसे पेनाल्टी भरने का, उस पर ब्याज ठोकने का अधिकार पूरा किस में होता है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, देखो अब ये क्या था हमारा टॉपिक, टैक्स कॉम्प्लियंसन मैटर, मतलब कर अनुपालन, टैक्स के जो भी कहना चाहिए नियम थे, कानून थे, ठीक है, जो भी अथॉरिटीज़ थी उनको पालन करना ही क्या कहलाता है, टैक्स कॉम्प्लियंस मैटर कहलाता है। ठीक है, अब हमने देखा इस नियम कानून के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है जो हमने स्टेप बाय स्टेप कवर किया। पैन कार्ड, ठीक है, वो रिटर्न फिल करना, रिटर्न विवरण देना, पेनाल्टी लगाना, ठीक है, कोई जिसकी निर्धारित समय आता है उसमें कोई दस्तावेज भरा नहीं गया है, कोई विवरण दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या करना, उसे डेट बढ़ाकर फिर बी रिलेटेड में डालना, उसमें अलग सेक्शन यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें क्या देखा हमने इस टॉपिक में देखा। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।